किसान के बेटे हो, जिन्होंने पार्टी बनाई और 3 विधायक जिता के राजस्थान की विधानसभा में लाए और 9 लाख के लगभग वोट दिए। अपना जो निर्णय है वो मैं तुरंत सुनाता हूँ, आपकी भावनाएं देख लेता हूँ। इस बार भी जब ये रैली का निर्णय था, रैली का निर्णय जब हम जोधपुर में थे, जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मुझे पूरा विश्वास था कि जोधपुर से इस बार बड़ा विस्फोट होगा नौजवानों का। तब ये बात चली थी कि आरएलपी पार्टी कितने दिन चलेगी। कोई कहता है बीजेपी विलय हो जाएगी, किसी ने कहा मोदी इसको खा जाएगा, किसी ने कहा गहलोत खा जाएगा। चुनाव लोकसभा का हुआ, आपकी सबकी राय थी कि गठबंधन सही करो, आप सबकी राय थी। ज्यादातर लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई चुनाव लड़ना है, आप लोग बताएं हमें क्या करना है। ज्यादातर नौजवानों की राय थी कि मोदी के साथ अगर गठबंधन हो जाए तो कर लो। ये लोगों ने कहा, गठबंधन हो गया और गठबंधन होने के बाद मैंने जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 25 सीटें कांग्रेस पार्टी हारेगी और सीएम के बेटे को जोधपुर में हराएंगे। ये पहला मेरा बयान था। भाइयों, इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाट समाज और विश्नोई समाज दोनों मिलाते हैं तो मेरे हिसाब से 4.5 लाख के लगभग वोट दोनों जातियों को होते हैं। 50 से करीब समाज के नेता, 1 दर्जन जाट समाज विश्नोई समाज के मंत्री, ये तमाम अशोक गहलोत के बेटे का प्रचार कर रहे थे। हर गांव के अंदर कांग्रेस के नेता थे, विधायक थे, मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे। और एक तरफ आखिर तक मुझे भरोसा था जब बीजेपी के नेता दिल्ली से मुझे कह रहे थे कि हनुमान जी आपने गठबंधन कर लिया और आपने पढ़ लिया था कि मैं जोधपुर जाऊंगा, आप जा क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं जब भी जोधपुर जाऊंगा, जोधपुर का नौजवान इंतजार कर रहा है कि हनुमान जी का हेलीकॉप्टर कब आए और कब हम वोट डालें। और भाइयों, 3 रैलियां करी थी, लूणी, लोहावट और एक रैली थी अपनी कलाऊ के अंदर, कलाऊ, लोहावट और अपने लूणावास बाकर पे। 3 रैलियों के अंदर आपने 98% वोट दोनों जातियों ने मोदी के समर्थन में डाले और अशोक गहलोत ने जो किसान राजनीति को खत्म किया था उसका बदला एक झटके के अंदर आपने ले लिया। उसके बेटे को भारी वोट दिया। किसान के बेटे हो, जिन्होंने पार्टी बनाई और 3 विधायक जिता के राजस्थान की विधानसभा में लाए और 9 लाख के लगभग वोट दिए। तब ये बात चली थी कि आरएलपी पार्टी कितने दिन चलेगी। कोई कहता है बीजेपी विलय हो जाएगी, किसी ने कहा मोदी इसको खा जाएगा, किसी ने कहा गहलोत खा जाएगा। चुनाव लोकसभा का हुआ, आपकी सबकी राय थी कि गठबंधन सही करो, आप सबकी राय थी। ज्यादातर लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई चुनाव लड़ना है, आप लोग बताएं हमें क्या करना है। ज्यादातर नौजवानों की राय थी कि मोदी के साथ अगर गठबंधन हो जाए तो कर लो। ये लोगों ने कहा, गठबंधन हो गया और गठबंधन होने के बाद मैंने जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 25 सीटें कांग्रेस पार्टी हारेगी और सीएम के बेटे को जोधपुर में हराएंगे। ये पहला मेरा बयान था। भाइयों, इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाट समाज और विश्नोई समाज दोनों मिलाते हैं तो मेरे हिसाब से 4.5 लाख के लगभग वोट दोनों जातियों को होते हैं। 50 से करीब समाज के नेता, 1 दर्जन जाट समाज विश्नोई समाज के मंत्री, ये तमाम अशोक गहलोत के बेटे का प्रचार कर रहे थे। हर गांव के अंदर कांग्रेस के नेता थे, विधायक थे, मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे। और एक तरफ आखिर तक मुझे भरोसा था जब बीजेपी के नेता दिल्ली से मुझे कह रहे थे कि हनुमान जी आपने गठबंधन कर लिया और आपने पढ़ लिया था कि मैं जोधपुर जाऊंगा, आप जा क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं जब भी जोधपुर जाऊंगा, जोधपुर का नौजवान इंतजार कर रहा है कि हनुमान जी का हेलीकॉप्टर कब आए और कब हम वोट डालें। और भाइयों, 3 रैलियां करी थी,
लूणी लोहावट और एक रैली थी अपनी कलाऊ के अंदर, कलाऊ लोहावट और अपने लूणावास बाकर पे 3 रैलियों के अंदर आपने 98% वोट दोनों जातियों ने मोदी के समर्थन में डाले और अशोक गहलोत ने जो किसान राजनीति को खत्म किया था उसका बदला एक झटके के अंदर आपने ले लिया, उसके बेटे को भारी वोट दिया तो चुनाव आ रहा है। हाँ, ये सही बात है कि बीजेपी वाले इस बात को नहीं मानते। वो तो कह रहे 5 लाख जीते, मोदी की लहर थी। तो मैंने कहा मोदी की हवा निकाल दूंगा जब चाहूंगा। लोकसभा के अंदर भी मैंने कहा था, मैंने लोकसभा के अंदर कहा था जब किसान आंदोलन में गठबंधन टूटा, उन्होंने कहा कि आप तो भाजपा गठबंधन से जीते हो। मैंने कहा गठबंधन से मैं जीता हूं तो गठबंधन तो किसी कारण से किया होगा ना, बाकी तो बीजेपी वाले छोड़ो, कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी की सीट भी नहीं छोड़ता, किसी की छोड़ता क्या? तुमने नागौर की सीट छोड़ी, क्यों छोड़ी? तुम्हें लगा कि अरमान बेनीवाल के जवान, आरएलपी के जवान बीजेपी को मदद करेंगे, तुम कमजोर साबित थे। मैंने कहा तुम्हारे मंत्री मेरी वजह से जीते, उन सबको छोड़ दो, मैं इस्तीफा देता हूं लोकसभा से और आप थोड़ा मेरी वजह जीते हो, 2 आदमी इस्तीफा दे दो कोई भी, और 2 अगर आपके जीत के आ जाए और मैं नहीं जीतूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत के आ जाऊं और आपके दोनों हार जाए तो आप किसानों को बिल वापस लेना। भाषण देखा था आपने लोकसभा के बाद, देखा था नहीं बात भाई, और चुनौती दी थी वहां। और आपको पता है लोकसभा के अंदर चुनौती देना, गलती से उठ के वो बोल दे कि इस्तीफा दो, फिर देना पड़ता वहीं आता। तो मैं तो हर वक्त जान हथेली पे लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा अपना जो निर्णय है वो भी तुरंत सुनाता हूँ, आपकी भावनाएं देख लेता हूँ। इस बार भी जब ये रैली का निर्णय था, रैली का निर्णय जब हम जोधपुर में थे, जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मुझे पूरा विश्वास था कि जोधपुर से इस बार बड़ा विस्फोट होगा नौजवानों का। जोधपुर के अंदर रैली की आवश्यकता जब हम लंबे समय से कह रहे थे कि जोधपुर में वहां रैली करेंगे, लेकिन वो रैली हम करना चाहते थे कर्ज माफी की, फ्री बिजली की, टोल मुक्त राजस्थान की, बेरोजगारों को रोजगार की और 80% स्थानीय इकाइयों में युवाओं को उद्योगों में रोजगार की। लेकिन दुर्भाग्य से किसान आंदोलन के अंदर अपनी हाथ से बोखलाई भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को लगा सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों ने तंग किया सरकार को। और भाइयों उस समय आपको बोलो मत, उस समय आपको पता है कि किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं था। मुझे बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आप किसानों को भड़काओ मत। मैंने कहा मैं भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन बिलों को पढ़ रहा हूं और बिल पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है बिल किसान विरोधी है, इसलिए मैं भी आपको छोड़ूंगा। तो बोला आप इस तरह मत करो। भाइयों, देश में एकमात्र सांसद था जिसने दिल्ली गुजरात का कनेक्शन काटा, शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया और सरकार के पसीने ला दिए, और बाद में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। 70 दिन तक पूरी सर्दी पिछली बार की, लड़के कहते थे साथ वाला कि भाई साहब आपके सर्दी लागे बॉर्डर में तो निकले, और पूरी सर्दी बॉर्डर पे निकाली। एकमात्र आपका भाई सड़क पे बैठा और मोदी सरकार को झुकाया। यह तकलीफ मोदी जी को थी कि किसानों ने मुझे झुका दिया, मैं क्यों उन्हें किसानों को वापस तंग करूं जवान के रूप में। प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, वो दूसरे की बढ़ाई किसी की नहीं सुनते, कोई भी हो जाए। वो हर चीज से वो कह रहे मैं ही हूँ दुनिया में, मैं ही एक फरिश्ता आया हूँ, मैं ही हर काम करता हूँ। मैं कोरोना के अंदर उनका भाषण सुन रहा था, जब पहला कोरोना आया जोर जोर से बोल रहे थे मैं नहीं आने दूंगा कोरोना को हिंदुस्तान में। जैसे कोई कनेक्शन हो रहा हो कोरोना का, यहाँ नहीं आएगा इंडिया में कोरोना। देखो, और जब आदमी मर गए बोला दुर्भाग्य देखी कितने लोग चले गए। 10 लाख तो सरकारी आंकड़े हैं और 50 लाख मौतें हुई है कोरोना से। विश्व में सबसे ज्यादा मौतें अगर किसी देश के अंदर हुई वो हिंदुस्तान के अंदर हुई, और मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल थी कोरोना में पूरे देश के अंदर। अगर पहला कोरोना का मरीज पकड़ा, जिसको पहले मरीज को केरल के अंदर उसको चिन्हित किया था, अगर उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देते, उसी दिन लोकसभा बंद कर देते जो 1 महीने तक लगातार चली थी, पूरे उसी दिन लॉकडाउन लगा देते, मुझे लगता है कोरोना इतना फैलता। भाइयों, घंटी बजाने से, दीपक जलाने से कोई कोरोना गया क्या? पागल हो गए थे क्या दिल्ली के बीजेपी के? पूरे देश से
घंटियां भी बजा ली, सुन तो लो, रुके, घंटियां भी बजवा दी हमसे, दीपक भी जलवा दिए। अरे दीपक तो वैसे दिवाली को जगह थे, आप क्या चाहते हो बीजेपी के लोग? और राम जी पे आपका कब्जा है क्या? राम जी हमारे, राम जी की तो हम पीढ़ियों से राम राम ही करते हैं, हम तो हमारे लोग तो कहते हैं राम राम साहब, राम राम साहब। बीजेपी तो 80 में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी थी, और हम राम राम कर रहे हैं सदियों से। और बीजेपी वाले कह रहे हैं गाय की रखवाली हम करते हैं। तो बीजेपी 80 में बनी थी, कितने साल में? 20 और 20 40 साल, 1000 साल पहले तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। हम इसको लोगों को आंखों पे पट्टी बांध के और अंधे कुएं में धकेलते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कर दी हर साल, 2 करोड़। 2 साल तो कोरोना में निकल गए, क्या 16-17 करोड़ रोजगार दे दिया क्या हिंदुस्तान के अंदर? मिल रहा है क्या रोजगार? जब यहाँ से सुबह सुबह निकलता है ना, तब कितने मजदूरों की भीड़ दिखती है। वो जाती है कि शाम का हमारा पेट कैसे भरे, पेट भी भरना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना। भाइयों, ऐसा हिंदुस्तान की जो तस्वीर है कभी नहीं बनी। हाँ, ये सही है, राहुल गांधी और प्रियंका, इनके जीजा, इनकी वजह से कांग्रेस खत्म हो गई थी। और खत्म कांग्रेस के अंदर मोदी जी फुटबॉल खेल रहे हैं, गोलकीपर नहीं है कांग्रेस का। ये भाई बहन और जीजा बैठे हैं, ये कोई आता है गेम नहीं आता है, और अकेला गोल किया जा रहा है और कह रहा देश हमारे साथ है। तो मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। हो सकता है 2-4 महीने में चुनौती भी हो जाए, बड़ी चीज हो सकती है इस बार। पिछली बार एनडीए छोटा था, इस बार कोई बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर नौजवानों ने हनुमान बेनीवाल का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने की बात कर रही है ना राजस्थान के अंदर, इनका पता भी नहीं चलेगा कि केबीस के अंदर भारतीय जनता पार्टी बल्लभनगर के अंदर आरएलपी ने चुनाव लड़ाया, सुजानगढ़ साड़ा के अंदर आरएलपी चुनाव लड़ी, बीजेपी हार गई। और जब बीजेपी हारी तो बीजेपी के नेता कहने लगे कि हनुमान बेनीवाल तो कांग्रेस की बी टीम है। बोला कि नहीं बोला? और जैसे ही अभी राज्यसभा चुनाव के अंदर मैं किसको वोट देता, या तो घर पे रखता वोट, और या देता तो निर्दलीय को देता। और तब आपके कांग्रेस के कई छुटभैया नेता जो पहली बार बने एमएलए, कई बच्चे पहली बार, कई मेरे आशीर्वाद से बन गए 10-15 अपने समाज के बच्चे, वो फटफटाट कर रहे हैं। वो बोले हनुमान बेनीवाल तो बीजेपी की बी टीम है। अरे मुझे एक जगह तो बताओ, मैं हूँ किसकी बी टीम? मुझे तो लग रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सी टीम है, भ्रष्टाचार की टीम है। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सेना भर्ती का जो आंदोलन है, ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है। पूरे देश की विश्व की नजरें इसमें। प्रधानमंत्री जी ने तो धोखा नौजवानों के साथ किया, जिन नौजवानों ने 10 वोट बूथ तक लाकर डलवाए और मोदी को प्रधानमंत्री बनाया 2 बार बीजेपी को इस बार स्पष्ट बहुमत दिलाया। पिछली बार तो एनडीए के साथ सरकार थी, अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी अकेली 303 पार कर गई थी। उसमें सबसे बड़ा योगदान था किसानों का, था नौजवानों का था। हरियाणा में 10 सीट, राजस्थान में 25 सीट, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 के लगभग सीटें, 72-75 सीटें, मध्य प्रदेश, दिल्ली की सारी सीटें, पंजाब के अंदर। आप तमाम किसानों के राज्य देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ा था। भूल गए प्रधानमंत्री जी? मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी भी यही काम करेंगे कि मेरे बाद दोबारा कोई नहीं आए। जिस तरह गहलोत कांग्रेस का बंटाधार करेगा, इसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार करने की इन्होंने ठान लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 27 को जो हमने चुनौती स्वीकार करी है, इस बार उस मैदान को तो भरना ही भरना है। कौन सा चबूतरा है वो? रावण का। उसको तो भरना ही है। उसके साथ साथ 2 लाख लोग जोधपुर में ऐसे ही भ्रमण करते हुए देखे सड़कों। ये जब प्रधानमंत्री को पता लगे कि 2 लाख तो घूम रहे हैं और 2-1 लाख अंदर है, ये अगर आगे बढ़ गए तो दिल्ली का क्या होगा? मैं जानता हूं बीजेपी के नेताओं को कितने कमजोर है, कितने ताकतवर है। मैं इनके साथ रहा हूं, आप चिंता नहीं करें। आप लोग तो एक ही काम करें, उस दिन एक व्यक्ति अपना साधन लेके, कोई मोटरसाइकिल एक जने को बिठा के लाएगा, कोई गाड़ी भर के लाएगा। तमाम भाइयों से आह्वान करता हूँ, सेना के बाद कुछ नहीं बचता। सेना का ही जब नंबर आ गया, किसान का आ गया, तो फिर बचा कौन है? ये तो नोटबंदी से सारा पैसा आपका ले लिया।
आज हालात है कि कोरोना में किस तरह मौतें हुई, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। और हम जब बात करते हैं टोल मुक्त देश राजस्थान की, तो मंत्री इनके कहते हैं कि साहब 5 स्टार में खाना खाओगे तो 5 स्टार का बिल देना पड़ेगा, ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का देना पड़ेगा, अच्छी रोड पे चलोगे तो टोल देना पड़ेगा। एक ट्रक मुंबई से चारों महानगरों को पार करता हुआ वापिस अपने गंतव्य तक जोधपुर पहुंचता है तो उसे 20 से 24 हजार रुपए का टोल देना पड़ता है। कितना? 20 से 24 हजार का टोल। किस बात का टोल? पेट्रोल डीजल 100 पार, रोड टैक्स ले रहे हो, टोल टैक्स ले रहे हो, जनता को कुछ दे नहीं रहे हो सिवाय बीमारी के। दिया तो क्या दिया मोदी जी आपने? कोरोना दे दिया, अंदर वैक्सीन डाल दी, पता नहीं क्या होगा उसका आगे। पता है कि सारे वैक्सीन लग गई हमारे, तो हमारे नौजवानों की वैक्सीन लगी। मुझे लग रहा है कि आने वाला समय और ज्यादा खराब आ सकता है। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं दूसरी बात पर नहीं जाना चाहता और मैं को बीजेपी के खिलाफ भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मेरा काम है, मेरी पार्टी जवान और किसान की पार्टी है। जब भी किसान तकलीफ में आएगा, हनुमान बेनीवाल बाहर आएगा, जवान तकलीफ में आएगा, 1 मिनट में ठोकर मार के सड़क पे बैठूंगा। जैसे ही टीओडी लागू हुआ, उस 24 घंटे के अंदर अगर देश का कोई नेता बोला, अगर कोई पार्टी सड़क पे खुल के आई, वो देश की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी जिसने राजस्थान के अंदर विरोध का बिगुल बजा दिया। बिगुल बिहार के अंदर भी बजा था, लेकिन वो गलत ट्रैक पे थे। बच्चे ट्रेन चला रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, टावर चला रहे थे, लेकिन उनका नेता कोई नहीं था। अपना आप झुंड बना के जा रहे थे, गिरफ्तार हो गए, मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर बच्चों को हिरासत में लिया, एक भी बच्चा जेल में नहीं है, सबको जेल से रिहा करवाया और आह्वान किया कि आप एक दिशा के साथ चले। आपका भाई आपके साथ सड़क पर चलेगा। पहले दिन से आपके साथ हूं और 27 को टेलर है और पिक्चर पूरी दिल्ली को दिखा देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आप 27 तारीख को मजबूती के साथ, उस दिन अपने को पैदल भी जाना पड़े, और मुझे लग रहा मौसम भी ठीक ठाक चल रहा है, तो ये तो रेला जबरदस्त होगा। सारी एजेंसियां हिल गई कि क्या हो रहा है, जोधपुर की तरफ से कोई तूफान उठ रहा है। मुझे लग रहा है इस बार तूफान जोधपुर की तरफ से उठेगा और दिल्ली की तरफ सुनामी चलेगी। दिल्ली जाते जाते दिल्ली जाना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही सरकार हथियार फेंक देगी। कल आज मैं देख रहा था, एक सेना अध्यक्ष किस तरह उंगली करके कह रहा था ऐसे डराने के लिए कि अगर मुकदमा लगा तो सेना में नहीं जा पाओगे। जैसे कोई सारे सेना में रहते हैं हम लोग। अरे भाई, सेना हमारा सम्मान है। और प्रधानमंत्री जी, आपको इतनी चिढ़ हो गई हमारे लोगों से, रेजिमेंट खत्म कर दो। क्यों कर दो? अरे रेजिमेंट हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास। जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई, जब आज से उठ इतिहास संस्कृति देखिए, जब भी जंग होती थी तो जंग के अंदर भाई बहन अपने भाई को कहती थी, भैया तुम्हें जाना है लड़ाई जीतने है। पत्नी पति का तिलक लगा के रवाना करती है। ये हमारी संस्कृति है। और जंग के अंदर जंग के गीत गाए जाते हैं, हमारी संस्कृति है। भाइयों, संस्कृति को खत्म थोड़ी कर देंगे। जाट रेजिमेंट है, उस नारे के साथ आगे बढ़ती है, जय भगवान जाट बलवान, जय जवान जाट बलवान। ये नारा जाट रेजिमेंट का। सिख रेजिमेंट सो बोले निहाल, सत श्री अकाल झंडे के साथ कूच करते हैं। आप किस तरह कहाँ चले गए आप लोग? कौन सलाहकार हो गए आपके? और मुझे तो ऐसा लग रहा है भाइयों, कहीं मुझे तो इमरजेंसी की आठ सुनाई दे रही है। जिस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जब बौखला गई थी, इमरजेंसी लगाई और उसके बाद चले गए। लेकिन चिंता मत करो, हम आपके लिए लड़ेंगे। देखिए, मैंने 2 दिन लड़ाई लड़ी और पूरी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी बुला के और आपका झंडा पकड़ा दिया। पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? क्या तो कहते ईडी में राहुल को छोड़ो भूल के और बोले टीओडी वापस लो, टीओडी। अब ये तो राहुल और प्रियंका को छुड़ाने में, उनके जीजा के चक्कर में रहेंगे कांग्रेस वाले। अपनों को इस बात का भी ध्यान रखना है। 27 को बड़ा रेला करना है और फिर आवश्यकता पड़ी तो आपको समर्पण भाव से आप सबको मुझे ताकत देनी है। मैंने पिछले 20 साल मंत्री पदों के ठोकर मार के आपके लिए सड़क पे अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति हो, 24 घंटे कोई तैयार हो, हर जाति के लिए संघर्ष की आवश्यकता हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी जाति को हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता पड़ी तो उसको न्याय दिलाने अगर मुझे बुलाया तो न्याय दिलाने गया और न्याय दिला के ही उठा। ये हर राजस्थान की जाति जानती है। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। अरे भाई, मैं क्या करूँ? कोई जाति मैं तो लेके नहीं आया। वो तो फार्म भराओगे तो जाति लिखना पड़ता है, चुनाव में भी जाति लिखेंगे, स्कूल में भी जाति। ये मैं तो लाया नहीं। अब कईयों की तकलीफ बैठे बैठे हो जाती है। अब ज्यादा जिनके तकलीफ हो तो वो दूसरा इलाज कराए उसका। मैं जिस जाति के अंदर हूँ
वो तो गिनी जाएगी और मैं लड़ रहा हूँ। आप अपने अपनी जातियों में जिनको तकलीफ हो ऐसे मजबूत नेता तैयार क्यों नहीं करते? जो पेड़ छूने वाले नेता है उनके जयकारे कोई नहीं लगाएगा, जयकारे उसी के लगेंगे जो लोगों के लिए लड़ेगा, प्रयास करेगा, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगा। 3 मेरे विधायक है, ये विधानसभा में लड़ते हैं। आप देखिए अभी पिछले 3 महीने में कितनी घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर। मेघ जोशी का बेटा धर्म बदल के बलात्कार करता है, मंत्री का बेटा। नावा का मेंदर एक हत्या करवाता है अपने ही समाज के व्यक्ति की। आपका जो विदुड़ी है वो एक व्यक्ति की हत्या करवाता है चित्तौड़ के अंदर। जोरीलाल मीणा का बेटा गैंगरेप करवाता है। मलिंगा इंजीनियर को ठोकने चला जाता है और प्रताप सिंह बड़ा परिवहन का करोड़ों का घोटाला करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता कोई बयान नहीं देता और विधानसभा के अंदर खड़े होकर नहीं बोलते। इससे ज्यादा मिलाजुली का खेल क्या होगा? वसुंधरा राज्यसभा के अंदर कांग्रेस को वोट डलवाती है और जब फ्लोर टेस्ट होता है तो अपने 8 आदमियों को एब्सेंट कर देती है, बोले गहलोत की मदद करनी है। और गहलोत वसुंधरा का बेटा जब जमीन घोटाले में फंसता है तो उसकी मदद करता है। कौन मिला हुआ है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने एक बार कहा था विधानसभा के अंदर, वसुंधरा बोली आप पे तो आपराधिक मुकदमा है। मैंने कहा तू पकड़ती क्यों नहीं मेरे को आपराधिक मुकदमा? और नहीं तो मैंने कहा तू इधर आ जा और मुझे वहां बिठा दे बिना मुकदमे 15 मिनट तेरे को अरेस्ट करके सेंट्रल जेल भेज दूंगा। 15 मिनट लगेगा। फालतू की बात करती है। चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती सारी बातें, इसलिए तो लड़ रहे हैं कि राज हमारा है। भाइयों अगर राज आ गया तो आपको इस तरह थोड़ी देखना पड़ेगा। बिजली का बिल नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कर्जा हो गया, ये हो गया, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। रात को 12 बजे में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित निकलेगी, मजा ले। कोई थानेदार घुस ले और कोई एसडीएम कलेक्टर गुंडागर्दी कर ले। राज चाहिए, कप्तान मजबूत होता है वही फौज लड़ाई लड़ती है। एक फौज का कप्तान मजबूत नहीं हो वो फौज मैदान छोड़ के बीच में ही भाग जाती है, आ जाती है। ले भाइयों, अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है, कानून को ठीक करना है तो ऊपर से लोगों को ठीक करना होगा, मुख्यमंत्री से ठीक हो। अब की बार गहलोत तो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हो गए, बेटे को स्थापित करने के चक्कर में, सरकार को बचाने के चक्कर में आधे टाइम तो बाड़ाबंदी में बिता दिया लोगों का। विधायक बाड़ाबंदी में, बीजेपी वाला बाड़ाबंदी में फिर भी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। बाड़ाबंदी इससे राजस्थान ने ये दिन भी देखे। और भ्रष्टाचार का जो कलंक इस राजस्थान के नेताओं के सर पे लगा, हॉर्स ट्रेडिंग, एलिफेंट ट्रेनिंग, पता नहीं क्या क्या करवा दिया यार। पहले जानते थे हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती? तुम जानते थे क्या हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती? और नेता बिक रहे हैं। किसी ने कहा कि मतलब नेताओं को क्या क्या नाम दे दिया मीडिया ने। आप बताओ, इज्जत से मतलब हम पॉलिटिक्स के अंदर हैं, कहीं खड़े भी हो जाए तो लोग सबसे पहले कहते हैं साहब आप नेताओं को कोई भरोसा नहीं, भिड़ते ही एक ही बात आती है। तो भाइयों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगे। हनुमान बेनीवाल व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है। मैं तो लड़ता तो 20 साल के अंदर मिनिस्टर रह के इतनी प्रॉपर्टी कर लेता, आराम से मौज मस्ती करता, विदेशों में घूमता। जब आपके जोधपुर का अनपढ़ नेता जो बकरियां चराते थे वो अरबपति हो गए, हनुमान बेनीवाल के छोटी बात है। मैं तो एमएलए का लड़का था, एमएलए एमपी घर में हो गए 7-8 बार। जब आप सोचो कि अनपढ़ व्यक्ति गहलोत का नारा लगा के, अनपढ़ व्यक्ति वसुंधरा का नारा लगा के, अनपढ़ व्यक्ति किसी अधिकारी का नारा लगा के अगर अरबों खरबों में खेल सकता है तो हम तो पढ़े लिखे हैं। सरकार के अंदर नहीं रहते तो क्या हुआ? सरकार हमारे चारों तरफ तो रहती है कि नहीं रहती है? चिंता ही हमारी करती है। वसुंधरा के सपने में ही आता था हर समय हनुमान कि मुझे हनुमान को खत्म करना है, हनुमान मुझे दिखना नहीं चाहिए। तो तू क्या भगवान है कि जो तेरे को नहीं दिखना चाहिए? मैं तो दिखा। और अब की बार मैं राज्यसभा के चुनाव में जब वोट के अंदर में एजेंट बैठा था तो मैंने वसुंधरा को देखा बहुत लंबे टाइम बाद। अब तो उम्र का असर आ गया काफी उनको। मैंने कहा कुर्सी लाके तो गिर जाएगी, कुर्सी लाके उनको बेटा सांस खोल रही थी। भैया बिना सत्ता के लोग रह नहीं सकते। बिना सत्ता तो अगर कोई संघर्ष कर सकता है वो किसान का बेटा ही कर सकता है। आपने देखा जैसे गहलोत के भाई के सीबीआई का छापा पड़ा, हाथों हाथ आए भाग के और बयान नहीं दिया था, इमोशनल हो गए, बोले ये क्या तरीका थी। और खुद आप जो कर रहे हो, आप एसीबी भेजते हो, आप मुकदमे दर्ज करते हो, 6 तो मेरे ऊपर कर लिए तो खुद कर रहे हो ठीक और ऊपर कर ले वो गलत। ये तो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग तो होता है, कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी करती है। खुद पे जब तक नहीं आए जब तो अच्छा, भगत सिंह तो हो लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो जाए, हमारे घर में नुकसान नहीं होना चाहिए। तो भगत सिंह को तो फांसी में चढ़ना पड़ा था। हनुमान बेनीवाल क्या कर लेगा? लोग मेरे ही समाज के लोग कहते हैं अरे यार इतने सालों को उसने क्या कर लिया ना उसने।
तुम्हें तो तुम्हारी लुगाइयां नहीं मानती घर के अंदर, वो तो पूरा देश मानता है। तो कैसे लिखे? और तुम्हारे बच्चे भी जब मैं जाता हूँ शादी के अंदर तो तुम्हारी उंगली पकड़ के बोलते हैं कि हनुमान जी के साथ फोटो खींचा लो। किया ना मैंने तो किया और कुछ किया। और मैंने हर किसी की मदद की और उसी का परिणाम था कि 15 विधायक समाज के बढ़ा दिए और जो ज्यादा बदमाशी करते थे उनको कम कर दिया राजस्थान के अंदर, और जिनको बढ़ा दिया उनके गलती भी ज्यादा हो गई। भाइयों 23 का चुनाव है, मैं तो कोई कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन से नहीं लड़ रहा हूँ। जो चुनौती दे रहा है, बकवास कर रहा है, वो तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर में मिलेगा हर सीट पे। मुझे पूरा भरोसा राजस्थान के जवानों पे। मैं तो सही व्यक्ति हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, दिल्ली तक मान सम्मान बढ़ाया, लड़ता रहूंगा। अब सेना भर्ती के मामले के अंदर आपके जो सेनाओं की रैलियां हुई, उन रैलियों के अंदर जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया, दौड़ जिनकी हो गई, मेडिकल हो गया, उनका पेपर बाकी है, हम मांग करते हैं सरकार से पहले उनको बच्चों को जो रैलियां होगी उनको भर्ती आप करो, एक मुद्दा। दूसरा एयरफोर्स और नेवी के अंदर जो ज्वाइनिंग जिनकी बाकी है, रिजल्ट आ गए, उन सबको ज्वाइनिंग दो, ये पहले करो। अरे आपको अगर लाना ही था और वापस लेना, आप लाके रह भी नहीं सकते। तो जिन बच्चों का आप कैरियर जो लाखों रुपए लगा के आप एकेडमी में जाते हैं, डिफेंस में पढ़ते हैं, किस तरह बेचारे मेहनत करते हैं, 4-4 बजे उठ के रोड पर देखते हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती है। प्रधानमंत्री जी, आपको जरा से भी चिंता नहीं हुई? आप देश को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हो। जब आप आए थे आपने कहा था कि अब कोई शहीद नहीं होगा, मैं पाकिस्तान चीन को ठीक कर दूंगा। चीन से भी मात खाई, आपने भाग के आए वहां से, और पाकिस्तान रोज आंख दिखा रहा है।